फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करने लगी हूँ। तो अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नायल गांव में बैठा हुआ तकरीबन पूरा गांव दे चुका था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो सीरत को कहाँ तलाश करे। थक कार कर उसने गाड़ी एक तरफ रोकी और आंखें बंद की अपने दिमाग को पुरस्कून करने लगा। जब उसका मोबाइल रिंग हुआ, कॉल शहरियार की थी। कहाँ हो तुम? शहरियार ने पूछा। पता नहीं, नायल ने थके हुए लहजे में जवाब दिया। मैं हवेली जा रहा हूँ, शहरियार ने कहा। तो नायल ने आंखें खोली। तुम पाकिस्तान कब आए? नायल ने संजीदगी से पूछा। तुम लोगों के निकल के बाद ही मैं निकल गया था, अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। सीरत और शीरी ठीक है? शहरियार ने पूछा। तो नायल ने साइड बार बता दी। तुम फिक्र मत करो, मैं शीरी को लेकर आऊंगा। तुम सीरत को तलाश करो, वो मिल जाएगी। ठंडे दिमाग से सोचो कि वो लोग उसे कहाँ भेज सकते हैं, शहरियार ने कहा। तो नायल ने ठीक है कहकर फोन बंद कर दिया। अभी नायल गाड़ी स्टार्ट ही करने वाला था जब उसे दूर से एक लड़की भागती हुई नजर आई। इस वक्त हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। नायल गाड़ी से बाहर निकला, उस लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसे लगा कि शायद वो लड़की किसी से बचकर भाग रही है। उसकी शक्ल को तो ठीक से नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके हुलिये को देखकर नायल ने अपनी नजरें झुका ली थी। सीरत जो भागती हुई वहां पर पहुंची थी, वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। एक पत्थर के साथ टकराने की वजह से गिरने लगी कि नायल भागता हुआ वहां पर आया, उसे बाजू से पकड़कर गिरने से बचाया। सीरत को ऐसा लगा कि वो पकड़ी गई है। डर से वो फिर काम गई थी, और गांव में तो इसलिए आई थी कि वो किसी भी घर में जा सकती थी, क्योंकि ये उसका अपना गांव था और कोई भी उसकी मदद करने से मना ना करता। आप ठीक है? नायल की बारी आवाज सीरत के कान में पड़ी तो उसे लगा कि अब वो महफूज है, अब उससे कोई कुछ नहीं कह सकता। भला उस इंसान की आवाज वो कैसे बोल सकती थी? सीरत ने नजर उठाकर नायल की तरफ देखा तो अब हैरान होने की बारी नायल के थे। सीरत, नायल ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा। सीरत ने नायल को देखा तो फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और पेट से रोने लगी। उसकी हालत देखकर नायल का खून खुल गया था। तुम अब महफूज हो? नायल ने उस पर काबू पाते अपनी जैकेट उतारकर सीरत को पहनाते हुए कहा। मुझे जानना है यहाँ से, वो लोग आ जाएंगे, सीरत ने पीछे देते हुए अटकते हुए कहा। इस वक्त सीरत की हालत नायल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना, अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, नायल ने कहते सीरत को अपनी बाहों में उठा लिया था, क्योंकि वह सीरत के पैरों की हालत दे चुका था। सीरत इस वक्त कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। उसने नायल के सीने में अपना मुंह छुपा लिया और जोर से उसकी सिर को पकड़ लिया। नायल ने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था, वरना उसका दिल कह रहा था कि हर एक की जान ले ले। लेकिन सीरत की हालत ऐसे उसे कुछ और सोचने पर मजबूर कर थी। जो उसकी हालत को देखकर लग रहा था कि वो नायल सोचना नहीं चाहता था। भाई, नायल यहाँ आया था? शाहनवाज ने सिकंदर को देखते हुए पूछा, जो शाहनवाज की बात सुनकर होश में आया था। हाँ, और आज मैंने उसकी आंखों में जो जुनून देखा, एक पल के लिए मैं उसे देखकर डर गया था। इब्तिसाम सीरत को कहाँ पर लेकर गया है, मालूम करो, सिकंदर ने शाहनवाज को देते हुए कहा। ठीक है, मैं पूछता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको हसबदार भाभी के पास जाना चाहिए, वरना लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा, शाहनवाज ने कहा। तो सिकंदर ने इस बात में सर हिला दिया। दूसरी जन्म शहरियार ने हवेली के सामने अपनी गाड़ी रोकी थी। आज इतने सालों बाद वो इस हवेली में दोबारा आया था, जहां आने की उसने बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो इस हवेली के अंदर जा सकता। लेकिन आज उसका जाना जरूरी था। शहरिया गार्ड से बाहर निकला और गहरा सांस लेते हुए हवेली में दाखिल हुआ। आज भी हवेली वैसी ही थी जैसी वो छोड़कर गया था, कुछ भी नहीं बदला था। सिकंदर अस्पताल के लिए निकला था और शाहनवाज अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब उसकी नजर शहरियार पर पड़ी। शाहनवाज एक सेकंड में शहरियार को पहचान गया था। भला एक बाप अपने बेटे को कैसे ना पहचान सकता? शाहनवाज जल्दी से शहरियार के सामने आया था, जो अपने बाप को देते ही वहां पर रुक गया था। शहरियार ही जानता था कि कैसे उसने अपने जज्बात पर काबू पाया था, वरना उसका दिल तो कह रहा था कि अपने बाप के गले जा लगे। शहरियार, तुम कैसे हो मेरे बच्चे? शाहनवाज ने शहरियार को देते हुए मोहब्बत बड़े हुए लहजे में कहा। अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। आज इतने साल बाद अपने बेटे को देखकर तो शाहनवाज की खुशी का ठिकाना नहीं था। गुस्ताही माफ बाबा साईं, लेकिन प्लीज आप वहीं पर रुक जाए, शाहनवाज ने शाहनवाज को देते हुए संजीदगी से कहा। शाहनवाज के कदम वहीं पर थम गए थे। कुछ वक्त पहले आपने मुझे कॉल करके कहा कि मैं दोबारा हवेली आ जाऊं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी फजूल किस्म की रसूमात की वजह से मैं इस हवेली को छोड़कर गया था, और दूसरी वजह क्या थी वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप बदल गए हैं। आप अभी भी वही शाहनवाज है जिनकी नजर में औरत की कोई हैसियत नहीं, जो औरत को अपने पैर के जूते समझता है। यकीन करें, मैंने आपसे मिलने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन शहरियार कहते ही सांस लेने के लिए रुका। हिम्मत नहीं हुई दोबारा इस हवेली में आने की, जहां मेरी आंखों के सामने मासूम लोगों की जान ली गई। मेरा बाप जालिम होने के साथ साथ कातिल भी है, और जब मैं सोचता हूँ कि मैं कातिल का बेटा हूँ तो मुझे खुद से नफरत महसूस होती है। काश मैं आपका बेटा ना होता, शहरिया ने बेबसी से अपने बाप को देते हुए कहा, जो शॉक्ड खड़ा था। उसे तो यही मालूम था कि शहरिया की हवेली छोड़ने की वजह यहाँ की रस्मी है, लेकिन गलत था। शहरियार सब कुछ जानता था। बेटा, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी की जान नहीं ली। शाहनवाज ने जल्दी से सफाई देनी चाहिए, लेकिन शहरियार ने दरमियान में ही उसे टोक दिया था। अच्छा, तो शबनम कहाँ है? बाबा साईं, मेरी बहन कहाँ है? इस बार शहरिया ने सुर आंखों लिए अपने बाप को देते हुए चीख कर पूछा। शाहनवाज ने जबरे ताने हुए शहरिया को देखा था।
ہم آپ کا منہ کالا کر کے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ شاہنواز نے غصے سے کہا تو شہریار تمساہرانہ انداز میں ہنس پڑا۔ بھاگ گئی یا آپ لوگوں نے اسے جان سے مار دیا؟ شہریار کہتے ہی شاہنواز کے عین سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس حویلی میں تو کبھی بھی واپس نہیں آؤں گا، اور جس طرح آپ نے شبنم کو مار دیا نا، اس طرح یہ بھی سوچ لیجیے گا کہ شہریار بھی مر گیا۔ آپ جیسے سفاک لوگوں کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ میں ہمیشہ اکیلا ہی رہوں۔ شہریار نے سخت لہجے میں کہا، اور شیری کہاں ہے؟ میں اسے لینے آیا ہوں۔ آخری بات شہریار نے روح موڑے ہوئے پوچھی۔ شیری کہیں نہیں جائے گی، وہ یہیں رہے گی۔ شاہنواز نے اپنا آخری فیصلہ سناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر آپ آرام سے نہیں مانتے تو میں بتاؤں، میں وہی کروں گا جو میرا دل کرے گا۔ شہریار کہتے ہی وہاں سے چلا گیا تھا، اور پیچھے شاہنواز ابھی بھی ویسے ہی کھڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ شیری نے گھبراتے ہوئے ابتسام کو دیتے ہوئے پوچھا، جو اس وقت اس کے کمرے میں موجود تھا۔ طلاق نامہ، اس پر دستخط کرو۔ ابتسام نے پیپرز اور پین ٹیبل پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ طلاق نامہ؟ شیری نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، جلدی سے سائن کرو اس پر۔ ابتسام نے بت بنی کھڑی شیری کو دیتے ہوئے کہا، میں اس پر سائن نہیں کروں گی۔ شیری نے خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے ابتسام کو دیتے ہوئے کہا، کیا کہا تم نے؟ دوبارہ کہنا۔ ابتسام نے اپنے قدم شیری کی طرف بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، مجھے تالی سے طلاق نہیں لینی، مجھے ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیری نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑتے ہوئے نظریں جھکا کر کہا، تو تمہیں بھی کچھ دن اس انسان کے ساتھ رہنے پر پڑ لگے ہیں، لیکن فکر مت کرو، مجھے اچھی طرح پڑ کاٹنے آتے ہیں۔ ابتسام نے 4 قدم کا فاصلہ 2 قدموں میں طے کرتے ہوئے شیری کے پاس آتے ہوئے اسے بالوں سے دبوچتے ہوئے کہا، جو کہ درد سے کرا اٹھے تھے۔ ابتسام کی نظریں شیری کی بند آنکھوں سے ہوتی ہوئی اس کی گلابی ہونٹوں پر آ کر ٹھہر سے گئے تھے۔ ویسے تم خوبصورت تو بہت ہو۔ ابتسام نے اپنے انگوٹھے سے شیری کے ہونٹ کو بھی ہلکا سا چھوتے ہوئے کہا کہ شیری ابتسام کے لمس پر ایک دم کام سے گئی تھی، اور فوراً اسے اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے ابتسام کو پیچھے دکھا دیا اور اپنی پوری قوت جمع کرتے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ ابتسام چہرے پر ہاتھ رکھ کے ہونہار نوچ سے شیری کو دیکھ رہا تھا۔ شیری دروازے کی طرف بھاگنے لگی تو ابتسام نے اسے بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کیا، اتنا قریب کہ دونوں میں فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ابتسام نے حقارت سے اپنی باہوں میں چیختی چلاتی ہوئی شیری کو دیتے ہوئے کہا، چھوڑو مجھے بابا سائیں۔ شیری نے چلاتے ہوئے کہا۔ شہریار جو کہ شیری کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، اس کے چیخنے پر اسی کمرے کی طرف آیا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اس کا ہونٹ کھل گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ابتسام کو شیری سے پیچھے کیا، اس کے جبڑے پر زور سے مکہ دے مارا، جو اب ہوش میں آیا تھا۔ شیری شہریار کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ اگر تم نے ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو تمہاری جان لے لوں گا، شہریار نے ابتسام کو دیتے ہوئے دھاکر کہا، اور اس کی آواز ایسی تھی کہ شاہنواز بھی وہاں پر آ گیا تھا۔ ابتسام شہریار کو پہچان گیا تھا۔ ابتسام شاہنواز کو دیتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، مجھے تو یہ کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے بیٹی محفوظ نہیں ہے۔ آپ جیسا باپ ہونے سے بہتر تھا کہ ہم لاوارث ہوتے۔ میں اپنی بہن کو لے کر جا رہا ہوں، اگر کوئی میرے راستے میں آیا تو جان سے جائے گا، چاہے پھر وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ شہریار نے سخت لہجے میں شاہنواز کو دیتے ہوئے کہا، اور شیری کو بازو سے پکڑ کر وہاں سے لے گیا۔ شاہنواز نے آج پہلی بار شرمندگی سے نظریں جھکا لی تھی، اور وہ شہریار کے راستے میں بھی نہیں آیا تھا۔ شہریار شیری کو وہاں سے لے کر گیا تھا۔ نیلم کیسی ہے؟ اسکندر نے نگین کو دیتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تک بے ہوش ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کے دماغ پر گہری چوٹ لگی ہے، اگر وہ رات تک ہوش میں نہ آئی تو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نگین کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میرے آدمی یہیں پڑا ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کو بتا دینا، اسکندر نے عام سے لہجے میں کہا، اور جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا تھا۔ نگین نے آنکھوں میں نفرت لیے ہوئے اسکندر کو دیتے ہوئے کہا، تم لوگوں کی رسی اللہ نے ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے، جب اس نے پکڑ صحت کی تو تم لوگ بچ نہیں پاؤ گے۔ نگین نے دل میں کہا، پتہ نہیں ان لوگوں نے سیرت اور شیری کے ساتھ کیا کیا ہوگا، یا اللہ میری بچیوں کی حفاظت فرما۔ نگین نے اوپر دیتے ہوئے دعا کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا مقصد سیرت اور شیری کو حویلی میں بلانا ہے، اور آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو وہ بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اپنے بچوں کے لیے دعا کر سکتی تھی، جو وہ کر رہے تھے۔ نائل سیرت کو اپنے دوسرے گھر لے کر آیا تھا۔ آتے اس نے ڈاکٹر کو فون کیا، جو کہ میڈیسن لینے کے بعد چلا گیا تھا۔ اس وقت سیرت نیم غنگی میں تھی۔ کمرے میں لیمپ کی روشنی چل رہی تھی، اور نائل صوفے پر بیٹھا ہوا ہاتھ میں پکڑا ہوا پین کو گھما رہا تھا، لیکن نظریں اس کی سیرت پر جمی ہوئی تھی۔ سیرت آہستہ سے منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی، جیسے کسی سے خوفزدہ ہو کر بول رہی ہو۔ نائل جلدی سے اٹھ کر سیرت کے پاس آیا۔ سیرت؟ نائل نے سیرت کے پاس بیٹھے ہوئے اس کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، جس نے اس کے ہاتھ کو زور سے پکڑ لیا تھا، جیسے اس نے نائل کا ہاتھ چھوڑا تو وہ اسے اکیلا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا جہاں تمہارے پاس۔ نائل نے جھک کر سیرت کے کان کے پاس کہا، جس کی بڑبڑاہٹ ہلکی ہوتی گئی تھی اور پھر سے غنگی میں چلی گئی، لیکن ابھی بھی اس نے نائل کے ہاتھ کو ویسے ہی پکڑا ہوا تھا۔ نائل نے اپنے ہاتھ میں سیرت کا ہاتھ دیکھا تو ہلکا سا مسکرا پڑا۔ لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں بھی سیرت کے چہرے کے زم صاف نظر آ رہے تھے۔ جس نے بھی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے نا، اسے نائل حسن جان سے مار دے گا، نائل نے گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلی سے سیرت کے انگوٹھے والے ہونٹ والے
जहम को हल्का सा छुआ और सीरत का गाल अभी भी सूजा हुआ था। नाइल ने गहरी नजर से सीरत के चेहरे को देख रहा था। गुदगी में भी वो नाइल के नजरों की तपस से उसके माथे पर बल पड़े थे। इस बार नाइल खुलकर मुस्कुराया था। तुम तो मेरी नजरों से भी बेचैन हो जाती हो प्रिंसेस, लेकिन इस वक्त तुम जितनी पुरस्कून लेटी हुई हो ना, उठते ही जंगली बिल्ली बन जाओगे। नाइल ने मुस्कुरा दबाते हुए आहिस्तगी से सीरत के माथे के बल पर उंगली फेरते हुए कहा। नजरें अभी भी सीरत के होंठों पर जमी थी। माफ करना, लेकिन अब तो तुम मेरी बीवी हो ना, इतना तो हक जता सकता हूँ ना, नाइल ने कहते ही थोड़ी सी पकड़ कर सीरत का चेहरा थोड़ा ऊपर किया। उसके जम पर अपने होंठ बढ़ा दिए थे। थोड़ी देर बाद पीछे होते हुए उसने सीरत के गाल को भी हल्का से अपने लब्बों से छुआ और फिर पीछे हटते हुए उसका जहम पर क्रीम लगाने लगा जहाँ पर जहम मौजूद है। अभी वो लगाकर फारग ही हुआ था जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। उसने नंबर देखा जहाँ शहरिया की कॉल आ रही थी। उसने एक नजर सीरत को देखा और फिर वहां से उठकर चला गया। तुम ठीक हो? शहरिया ने श्री को देते हुए पूछा, जिसने अस्पताल में सर हिला दिया था। फिक्र मत करो, अब सब ठीक है, तुम अपने भाई के साथ हो, शहरिया ने सामने देते हुए कहा। आपको अब याद आई हमारी? श्री ने लहजे में नाराजगी लिए हुए शहरिया को देते हुए पूछा। मैं कभी भी तुम लोगों से गाफिल नहीं रहा, तुम ये मत समझना कि मैं बिल्कुल ही तुम लोगों को भूल गया था। शहरिया ने संजीदगी से कहा, अगर हम हमारे साथ होते तो आज मेरी बहन भी जिंदा होती, लेकिन आप हम सबको छोड़कर चले गए थे, श्री ने बड़े लहजे में कहा। लेकिन इस बार शहरिया खामोश रहा था। मुझे अस्पताल जाना है, ताईजान अस्पताल में है। थोड़ी देर बाद श्री फिर से बोली थी, अभी तुम्हारा वहां पर जाना ठीक नहीं है और ताईजान अब बिल्कुल ठीक है, शहरिया ने कहा। तो श्री खामोश हो गए और सीरत, इस बार श्री ने थोड़ा सा झिझकते हुए पूछा, कहीं उसके बार बार बोलने पर शहरियार उसे घर से बाहर ही ना फेंक दे। शहरियार इस बार मुस्कुरा पड़ा था। वो अपने शोर के पास महफूज है, लेकिन तुम अपनी फिक्र करो, तालिश गुस्से का बहुत ही तेज है, और जो तुमने हरकत की है ना घर से बिन बताए निकलने की, मेरा नहीं ख्याल कि वो दरवाजे के पास फूल लेकर तुम्हारे इस्तकबाल में खड़ा होगा। शहरियार ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, आप मुझे डरा रहे हैं भाई, शीर ने खौफजदा लहजे में कहा। और शीरी को तो अब तालिश का ख्याल आया था। वो जानती थी कि उसने घर से निकलकर कितनी बड़ी गलती की है, लेकिन अब उसके साथ क्या होगा ये सोच ही उसकी जान निकालने के लिए काफी थी। आप तालिश को कैसे जानते हैं? श्री के दिमाग अचानक सवाल आया था तो उसने शहरिया को देते हुए पूछा। मैं हसन और तालिश के पास ही रहा था जब हवेली से चला गया था, शहरिया ने गहरा सांस लेते हुए कहा। भाई आप ठीक हैं? मीरा ने तालिश को देते हुए पूछा, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। आओ मीरा, माफ करना, अपनी परेशानियों में मैं तुमसे मिलना भूल गया था। कैसी हो तुम? तालिश ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए पूछा, वरना उसका दिल बहुत ही घबरा रहा था। अभी तक शैलिया की या हसन की कोई कॉल नहीं आए थे। जी भाई मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे आप कुछ ठीक नहीं लग रहे, मीरा ने संजीदगी से कहा। नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम बताओ परी कहाँ है? तुम दोनों ने खाना खाया? तालिश ने पूछा तो मीरा उसे बताने लगी कि परी खाना बना रही है। अरे उसे आते ही किचन में भेज दिया, मुझे बता देती मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेता, तालिश ने कहा। तो रोहा मुस्कुरा पड़ी। आप ही किसी की बात नहीं सुननी, अपनी मर्जी करनी है, इतना तो मुझे मालूम हो गया है, मीरा ने कहा। हाँ और ये सच भी है, तालिश ने कहा। अभी वो दोनों बातें ही कर रहे थे जब शहरियार श्री के साथ घर में दाल हुआ। श्री को देती ही तालिश अपनी जगह से खड़ा हो गया था। श्री ने तालिश को देखकर अपना हल्क ताड़ किया था, क्योंकि वो तालिश की आंखों में गुस्सा दे चुके थे। तालिश आगे बढ़ा और श्री का हाथ पकड़े हुए उसने मीरा की तरफ देखा, जो आंखों में नासमझी के तासत लिए हुए श्री को देख रहे थे। मीरा हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, तालिश कहकर वहां से जाने लगा था जब शहरियार ने तालिश को पुकारा। शहरियार, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है, प्लीज तुम इसमें दखल अंदाजी मत करो, तालिश ने सद लहजे में कहा और श्री का हाथ पकड़े उसे वहां से ले गया। श्री तो सच में डर गए थे। ये भाई की बीवी है? मीरा ने चेहरे पर हैरानी लिए हुए शहरियार से पूछा। हाँ ये मेरी बहन है और तुम्हारे भाई की बीवी है, शहरियार ने गहरी नजर से मीरा को देते हुए कहा। लेकिन जब उसने शहरियार की तरफ देखा तो ज्यादा देर तक उसके चेहरे की तरफ ना देख पाई थी, इसलिए नजर झुका ली। मेरे लिए एक कप कॉफी ले आओगी? शहरियार ने पूछा। तो मीरा ने जल्दी से इस बार में साड़ी लाया और वहां से चली गई। पीछे शहरियार नफी में साड़ी लाते हुए वहां से चला गया था। अहमद काम हो गया है क्या? मुजम्मिल ने अपना सिगरेट सुलगाते हुए सामने बैठे हुए अहमद को देते हुए पूछा। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा वैसा ही सब हुआ है, और शुक्र है कि जुबैर यहाँ से चला गया, वरना उसके होते हुए ये सब करना मुश्किल हो जाता, अहमद ने संजीदगी से कहा। ठीक कह रही हो तुम, वो थोड़ा जिद्दी और अपनी मर्जी करने वाला इंसान है, जब जिद पर आ जाता है तो फिर मेरी भी नहीं सुनता, मुजम्मिल ने कहा। तो अहमद हंस पड़ा था। मुजम्मिल साहब अब मुझे घर जाना है, मेरी मॉम मेरा इंतजार कर रही होंगी, अहमद ने कहा। तो मुजम्मिल हंस पड़ा। बिल्कुल, और इनने तुम्हें थोड़ा अपनी फैमिली को वक्त देना चाहिए, जाओ और तुम और अपना ख्याल रखना, मुजम्मिल ने डके छुपे लफ्जों में कहा। अब बेफिक्र रहें, मैं चलता हूँ, अहमद ने कहा और वहां से उड़कर चला गया। पीछे मुजम्मिल भी अपने कमरे की तरफ चला गया था। तालिश ने कमरे में आते ही सीढ़ी का हाथ छोड़ा और जोर से दरवाजे को बंद किया, जो एकदम डर से उछल पड़े थे।
तालिश ने मुड़कर शीरी की तरफ देखा और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए, जो आंखों में खौफ लिए उल्टे कदम चलती हुई दीवार के साथ जा लगे थे। उसने पीछे मुड़कर दीवार की तरफ देखा और फिर सामने देखा, जहाँ पर तालिश उसके करीब खड़ा उसे घूर रहा था। जब तुम घर से निकली तो मैं कहाँ पर था? तालिश ने संजीदगी से सवाल किया। शावर ले रहे थे आप, शीरी ने नजर झुकाकर कहा। शावर ले रहा था ना, मर तो नहीं गया था ना जो तुम मुझे बिन बताए घर से निकल गई? तालिश ने शीरी के दाएं जानब दीवार पर जोर से हाथ मारते हुए गुस्से से कहा और शीरी ने डर कर मारे आंखें बंद कर ली थी। जवाब दो, तालिश ने सच लहजे में कहा तो शीरी ने आंखें खोली थी। आप मुझे इतना डांट क्यों नहीं है? मैं बाई को बताऊंगी, शीरी ने अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए तालिश को देखते हुए कहा, जो पहले तो हैरान हुआ और फिर उसकी नजरें शीरी के होंठों पर ठहर सी गई, जो बाबा अपने होंठों को तर कर रहे थे। पहले तुम जो ये हरकत कर रही हो ना, ये करना बंद कर दो, और दूसरी बार तुम मुझे अपने बाइक की धमकी दे रही हो। तालिश ने पहली बात उसकी होंठों को देखते हुए कहा ही, जो बार बार उसका ध्यान भटका रहे थे। कौन सी हरकत? शीरी ने नासमझी से उसे देते हुए पूछा। ये तालिश ने अपने अंगूठे से शीरी के होंठों को छूते हुए कहा। तो शीरी एकदम सीधी होकर खड़ी होगी और तालिश को पीछे करते हुए वहां से जाने लगी, लेकिन तालिश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा किया। तुम मुझे खुद ही बता दो मिसिस कि कैसी सजा तुम्हें दूं, क्योंकि गलती तो तुमने की है और सजा भी तुम्हें जरूर मिलेगी, और मुझे तुम्हारा भाई क्या बाप भी नहीं रोक सकता। तालिश ने कहते ही शीरी को खुद की तरफ खींचा, जो सीधी उसके सीने से आ लगी थी। शीरी तो एकदम बौखला सी गए थे। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो मिसिस, आज तुम्हारी इस गलती को पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। आइंदा तुमने ऐसी कोई गलती की तो तुम्हारी टांगे तोड़ने में एक सेकंड में नहीं लगाऊंगा। तालिश ने शीरी की नीली आंखों में देते हुए संजीदगी से कहा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? शीरी ने तालिश की तरफ देते हुए मासूमियत से पूछा। जी बिल्कुल, मेरी जुबान में ऐसे धमकी ही कहते हैं। तालिश ने दांत पीसते हुए कहा। आप बहुत जालिम है, शीरी ने हकीकत से तालिश को देते हुए कहा। ऐसे कौन से जुल्म के पहाड़ मैंने तुम पर गिरा दी हैं जो तुम मुझे जालिम कह रही हो? लेकिन अब मैं जुल्म जरूर करूंगा तुम्हारे इन होठों पर। तालिश ने कहते ही शीरी को कमर से पकड़कर खुद के करीब किया और उनकी सांसों को कैद कर लिया। इससे पहले कि शीरी कुछ समझती, तालिश ने उसे अपने हसाम में ले चुका था। थोड़ी देर बाद जब तालिश होश में आया तो आराम से शीरी के होंठों को आजादी बख्शी, जो गहरे सांस लिए हुए नजरें झुका गए थे। अब तुम मुझे जालिम कह सकती हो और जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। टेंशन के मारे तो मैंने खाना भी नहीं खाया, तालिश ने शीरी को छोड़ते हुए कहा, जो कि सेकंड भी जाया किए बिना वॉशरूम की तरफ भागे थी। आज ही बाई से मिली है मोहतरमा और मुझे धमकी भी दे रही है, तालिश ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा और कमरे से बाहर खाना लेने चला गया। अगले दिन सीरत की आंख खुली तो पहले तो वो अनजान नजर लेटी सोचती रही कि वो कहाँ पड़ा है, उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन जैसे उसे कल का सारा वाकया याद आया था, फौरन उठकर बैठ गई। लेकिन सामने ही उसे नायल नजर आ गया था, जो कि त्याग खड़ा अपने कप फोल्ड किए हुए शायद सीरत की हरकत को नोट कर रहा था। उठ के तो नायल ने बड़ी लहजे में सीरत को देते हुए पूछा। उसके पास आया, जिसका चेहरा अभी भी सूजा हुआ था। सीरत ने एक नजर नायल को देखकर अपनी नजर झुका ली थी। फ्रेश जो मुलाजमा को खाना लाती होगी, नायल ने संजीद से कहते हुए वहां से जाने लगा। लेकिन फिर याद आने पर सीरत के पास आया, उसके ऊपर से कमल पीछे किया। सीरत नायल के करीब आने पर एकदम घबरा सी गए थे। तुम्हारे पैर जख्मी है ना? नायल ने कहते ही सीरत को अपनी बाहों में उठाया। कुछ पल के लिए सही, लेकिन दोनों की नजरें मिली थी। सीरत ने जल्दी से अपनी नजरों का जाविया तब्दील कर लिया था, लेकिन नायल के होंठों को मुस्कुराहट ने छुआ था। नायल उसे वॉशरूम की तरफ लेकर गया था। सीरत खामोश रही थी। नायल ने एक सरसरी सी नजर सीरत के चेहरे पर डाली। उसे वॉशरूम छोड़ने के बाद मुड़ने से पहले उसने कहा कि अपना मुंह ठीक करो, मुझे अपनी बीवी वैसी चाहिए जैसे वो पहले थी। नायल कहते ही वहां से चला गया था और सीरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, वो अभी भी खामोश थी। सुबह शीरी किचन में आई तो सामने परी को देखकर वहीं पर शॉक टोकी। उसे लगा कि उसकी नजरों का धोखा है। आप जिंदा है? शीरी ने बेयकीनी से परी को देते हुए कहा, जो शीरी को यहाँ देखकर हैरान हुई थी। मुझे लगता है कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? शीरी खौफजदा लहजे में मुंह से बड़बड़ाते हुए कहा। शीरी मेरी बात सुनो, परी ने शीरी को देते हुए जल्दी से कहा। आप जिंदा कैसे हो सकती हैं? मैंने अपनी आंखों से आपको देखा था, आपकी तो सांस नहीं चल रही थी। फिर शीरी को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बहन जिंदा है और उसके सामने खड़ी है। क्या तुम मुझे जिंदा देखकर खुश नहीं हो? परी ने शीरी को गले लगाते हुए पूछा। आप तो सच में है, मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। शीरी ने रोते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम रोना बंद करो। और उससे पहले कि परी मजीद कुछ कहती, तालिश की आवाज ने दोनों को उसकी तरफ मुतवज्जो किया था। परी मैडम, आपने मेरी बीवी को रुलाया क्यों है? तालिश ने परी को देते हुए पूछा, जिसने उसे घूरकर देखा था। आपने भी तो मुझे बताना गवारा नहीं किया और ना ही शहरियार बाई ने बताया, परी ने लहजे में हफ्की लिए तालिश को देते हुए कहा। अरे भाई, सरप्राइज था, तालिश ने मुस्कुराते हुए कहा। आप सब लोग मुझे बस सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हो, परी ने कहा। तो तालिश हंस पड़ा। लेकिन
आप कैसे? मेरा मतलब है श्री को समझ नहीं आ रही थी कि कैसे अपनी बात शबनम को समझाए। मैं बताती हूँ। शबनम ने आगे आते हुए कहा, हमारी पुरानी मुलाजमा थी ना जो अम्मी के साथ आई थी, अब तो उनका इंतकाल हो चुका है। उन्हें शहरियार भाई को कॉल किए थे और उस कमरे में एक खुफिया रास्ता भी है। शहरियार उसी रास्ते कमरे में आया था और मुझे कुछ ना कुछ खाने को दे देता। उसने तो मुझे कहा था कि मैं उसके साथ चली जाऊं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी क्योंकि जिससे मैं मोहब्बत करती थी ना उसको तो इन लोगों ने मार दिया था। उस वक्त मैं काफ़ी मायूस हो गए थे और मेरा झगड़ा भी शहरियार भाई से उसी बात को लेकर हुआ था कि मैं वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। फिर वो 2 दिन तक नहीं आया था तो भूख की वजह से मैं बेहोश हो गई थी। फिर जब तुम उस कमरे में आए तो तुम दोनों को यही लगा कि मैं मर गई हूँ और उसके बाद मेरे बाबा साहब ने क्या किया तुम दोनों जानती हो। शबनम कहकर खामोश हो गई थी। श्री खामोशी से सुन रही थी। उसे याद था कि जब कमरे में उसके बाबा साईं और इब्तिसाम आया तो उन दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद उसे मुलाजमा ने खबर मिली कि रात के अंधेरे में इब्तिसाम शबनम को गांव के बाहर दफना आया था, सिर्फ इसलिए कि गांव वालों को अगर पता चल गया तो उसकी इज्जत नहीं करेंगे। गांव वालों को यही कहा गया था कि शबनम को पढ़ाई का शौक था, इसलिए वो शहर अपने भाई के पास गई है और गाँव वालों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हवेली वालों के सामने कोई सवाल कर सके। लेकिन इब्तिसाम भाई तो आपको, शी ने बात अधूरी छोड़ते हुए कहा, नाइल भाई ने मुझे वहां से आकर निकाल लिया था क्योंकि उनके आदमी ने नजर रखी हुई थी। फिर उन्होंने ही मुझे मुल्क से बाहर भेज दिया और अब मैं वापस पाकिस्तान आई हूँ। शबनम ने गहरा सांस लेते हुए कहा। श्री जल्दी से आगे बढ़ी और शबनम के गले लग गई। आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया आपी, सीरत भी आपको देखकर बहुत ही खुश होगी। श्री ने पीछे होते हुए कहा और तालिश वहां से चला गया था ताकि दोनों बहनें आराम से बातें कर सके। सीरत कहाँ है? शबनम ने पूछा तो श्री ने उसे बताया कि उसकी शादी हो गई है। शादी? लेकिन किसके साथ? शबनम ने हैरानगी से पूछा। नाइल भाई के साथ। आपको नहीं मालूम? शी ने पूछा तो शबनम तंजिया हंस पड़ी। यह भी सरप्राइज होगा यकीनन, शबनम ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा तो श्री हंस पड़ी। अब आप शबनम हैं या पड़ी? श्री ने पूछा। मैं अब पड़ी हूँ। शबनम बहुत ही पहले मार चुकी है। शबनम ने संजीदगी से कहा। आपी, अम्मी आपको देखकर बहुत ही खुशी होंगी। श्री ने खुशी से कहा। हाँ जानती हूँ, परी ने मुस्कुराकर कहा और फिर दोनों नाश्ता बनाने लगे।